गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राजन सिंह, साइंस लेक्चरर, एसएमएम मेमोरियल कॉलेज गोरखपुर। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को सेल के बारे में बताया, सेल थ्योरी के बारे में बताया, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया, और आज मैं सेल ऑर्गेनेल्स प्लास्टिड के बारे में बताना चाहूँगा। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन होते हैं, कलरलेस, यह भूमिगत भाग में पाए जाने वाला प्लास्टिड है और इसमें किसी भी प्रकार का फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट देखें तो आज यही हम लोग को पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन कलर का होता है, ये पत्तियों में पाया जाता है और इसी भाग में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो क्लोरोप्लास्ट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स इन द प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट का अगर स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो यह दोहरी आवरण झिल्ली का घिरा होता है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि तरल पदार्थ होता है जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। इसी स्ट्रोमा भाग में आप लोग को प्लेट के ऊपर प्लेट जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी, जिसके एक भाग को थैलेक्वाइड कहते हैं और सम्मिलित संपूर्ण भाग को हम लोग ग्रेनम कहते हैं। इसी ग्रेनम भाग में आपके छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं जिसको हम लोग क्वांटासोम कहते हैं, और क्वांटासोम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में बस इतना ही हम लोग जानेंगे। एक चीज़ और बता दूं आप लोग को, जो थैलेक्वाइड होता है मतलब ग्रेनम होता है, मतलब सम्मिलित भाग जो होता है, जो दिखाई देता है स्ट्रक्चर स्ट्रोमा भाग में, ये स्ट्रोम एक दूसरे से कई संरचनाएं इसमें दिखाई देती हैं जो कि एक दूसरे से स्ट्रोमल लैमेली के द्वारा जुड़ी रहती हैं। और इसके जो अंदर जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में 70S प्रकार का राइबोसोम भी देखने को मिलता है। अगला सेल ऑर्गेनेल्स हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे। न्यूक्लियस भी दोहरी यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है, डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। ये डबल मेम्ब्रेन जो है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इन मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है जिसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। अंदर स्ट्रक्चर में देखते हैं तो एक तरल द्रव्य भरा होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियस के किनारे में एक डेंस भाग दिखाई देता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस में आपका प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य होता है, और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारे कह सकते हैं कि केंद्रक द्रव में एक विशेष प्रकार का दानेदार पदार्थ देखने को मिलता है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। अब ये क्रोमेटिन जो होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, और ये क्रोमेटिन जो सेल डिवीजन के पहले क्या होता है, ये क्रोमेटिन के कण आपस में मिलकर धागे जैसी संरचना बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड कहते हैं। और ये क्रोमेटिन थ्रेड फैलकर क्रोमेटिन एक तरह से आपस में एक जालवत संरचना के रूप में दिखाई देते हैं जिसे क्रोमेटिन नेट के नाम से जानते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, यूरोक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। इतना विस्तृत नहीं जानना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। तो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन यही थ्रेड एक दूसरे से अलग होकर एक मोटी और सिकुड़कर छोटी संरचना के रूप में दिखाई देते हैं जिसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम क्रेडिट किसको जाता है इसकी डिस्कवरी का? तो इसकी डिस्कवरी का श्रेय आपके स्ट्रासबर्गर को जाता है, और इसका जो क्रोमोसोम नाम है वो किसने दिया था? वो वाल्डेयर ने दिया था। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि इनकी संख्या केंद्रक में निश्चित होती है। जीवों में अलग अलग देखने को मिलती है। मानव में देख लें तो कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, और पेयर में पूछा जाए तो 23 पेयर। यही ड्रोसोफिला में देख लिया जाए तो 8 होते हैं, 4 पेयर में होते हैं, और मटर में देखा जाए तो 14 और 7 पेयर में होते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम पे जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए के अणु होते हैं,
और जिनकी संख्या 10,000 से 20,000 तक हो सकती है। इसके पश्चात इसी डीएनए में एक लीनियर क्रम में, इसी क्रोमोसोम में एक लीनियर क्रम में जीन लगे होते हैं। जीन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द जेनेटिक्स, जो कि आपके जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि जो कि आप लोग के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं वो पूर्वजों से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं। तो जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसके स्ट्रक्चर, जीन की जो आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, और ये जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, इसमें मतलब कह सकते हैं कि जीन जो होते हैं इनमें 3 तरह के पदार्थ, जो शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजन बेस होते हैं। शर्करा में आपके राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, और फास्फेट और नाइट्रोजन बेस होते हैं। राइबोज शर्करा है, मतलब आरएनए, डीऑक्सीराइबोज डीएनए, और फास्फेट के अणु होते हैं, और नाइट्रोजन बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ये दिखाई पड़ेंगे। तो हम लोग अब जो देखते हैं कि डीएनए की संरचना, तो डीएनए की संरचना देखने से पहले हम जानेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो मैं बता देना चाहता हूं कि 1953 में सबसे पहले इसका मॉडल प्रस्तुत किया गया था, और 1965 में वाटसन एंड क्रिक को इसके लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। तो डीएनए की संरचना में देखते हैं तो ये 5 और 3, 3 और 5 डबल हेलिक्स मॉडल होता है। जैसे आप लोग को रस्सी एक ऐंठी हुई दिखाई देती है, जिस तरह से रस्सी दिखाई देती है उसी प्रकार इसकी जो कुंडलित रचना हमको दिखाई देती है। इसमें ये जो नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे एडेनिन, थाइमिन डबल हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। फिर थाइमिन, यूरेसिल, ये यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाने वाला है, और इसमें थाइमिन पाया जाता है डीएनए में। तो इस तरह से हम लोग जो है संरचनात्मक अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद से हम लोग डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ेंगे। ये आप लोग जो है नेट के माध्यम से, चाहे किसी बुक के माध्यम से, आप लोग डीएनए और आरएनए में अंतर लिख लीजिएगा। और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, जो कि इससे पहले मैंने पीडीएफ दे दिया है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ये आपका बैक्टीरियल सेल में प्रोकैरियोट, और जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं उनमें यूकैरियोट देखने को मिलता है। स्पष्ट केंद्रक आपका यूकैरियोट में देखने को मिलता है। इसमें नेकेड केंद्रक देखने को मिलता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं लगा होता है। इस प्रकार से आप लोग जो है देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।